दोस्तों अभी नीट एग्ज़ाम रिज़ल्ट कंट्रोवर्सी में है और हम सब लोग न्यूज़ देख रहे होंगे। आप लोगों ने इस एग्ज़ाम को अगर फॉलो किया है और जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं और जो मीडिया डिस्कशन हो रहा है, इसमें आप लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि एक बिगर कॉन्स्पिरेसी है और उस बिगर कॉन्स्पिरेसी को छिपाने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारे कंट्री में, इंडिया के अंदर, किसी भी कॉन्स्पिरेसी को छुपाना बहुत आसान है। अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर है, मीडिया का सपोर्ट है और पैसा है, तो आप किसी बड़े से बड़े कॉन्स्पिरेसी को छुपा सकते हैं। तो ये चीज़ भी उसी डायरेक्शन में जाएगी और उसके ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जो ये स्टूडेंट्स हैं जो इंटर पास करते हैं 10+2 के बाद, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, वो बड़े वल्नरेबल होते हैं, बड़े कमज़ोर से होते हैं इस मामले में कि वो किसी ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट को एक्चुअली अफोर्ड कर सकें। बहरहाल जो मैच्योर लोग हैं, जैसे जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि ग्रेजुएट हैं ऑलरेडी, उनके लिए वो प्रोटेस्ट अफोर्ड करना बहुत सारे रीज़न्स की वजह से आसान होता है। प्रोटेस्ट कोई भी आसान नहीं होता है, बट दे कैन अफोर्ड दोज प्रोटेस्ट। बिना प्रोटेस्ट के आप अपनी जो है नाराज़गी को दर्ज भी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि आजकल का जो मीडिया है और जो पॉलिटिकल नैरेटिव है कंट्री के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा भी डिसेंट जो है, आपको किसी भी एक गलत लेबल के साथ प्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे जामिया और जेएनयू के अंदर हुआ था कि उनको जो है टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल या खालिस्तानी, जो फार्मर प्रोटेस्ट हैं उसमें खालिस्तानी या कुछ ऐसी चीज़ों के साथ आपको मिक्सअप कर दिया जाता है। बहुत ही सिंपल इसका वो है, इसकी टूल किट है कि एक प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे कुछ अपने लोग भेज दीजिए, वहाँ पे कुछ एंटी नेशनल स्लोगन्स वो लगा देंगे और पूरा का पूरा जो है वो है मूवमेंट है वो डिस्क्रेडिट हो जाएगा। खैर, मेरा जो वीडियो प्रेजेंट करने का मकसद है वो यहाँ पे कुछ और डिफरेंट पॉइंट्स हैं। किसी भी इशू के लिए एक अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है, इंडिया के अंदर जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, उसमें एक चीज़ बताई जाती है, वो कहलाती है तत्कालिक कारण। किसी भी इशू का एक तत्कालिक कारण क्या है, और फिर एक कारण वो होता है जो कि क्रिएट किया जाता है, बहुत ही स्लो बेक्ड प्रोसेस है, और उसके होने की वजह से वो तत्कालिक कारण जो है इफेक्ट में आता है। जैसे आप वर्ल्ड वार 1 देखें या वर्ल्ड वार 2 देखें, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से वो वर्ल्ड वॉर हो गया। उसी तरह जो हमारे यहाँ जो ये करप्शन हो रहा है डिफरेंट सेगमेंट के अंदर, चाहे वो करप्शन जो है बैंकिंग का करप्शन है, ब्लैक मनी का करप्शन है, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का करप्शन है, और एजुकेशन सेक्टर में करप्शन है। आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, व्यापम स्कैम अभी हुआ है, हाल ही की बात है, शिवराज सिंह चौहान की मतलब लीडरशिप में, आई विल से दैट। लेकिन उसको हम लोग सब लोग भूल चुके हैं इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सेंटिमेंट, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को फॉर्म करने में बड़ी मदद करी है। तो हम सब कुछ वाइट वॉश कर देते हैं, हम फिर उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते कि ये स्कैम कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, इसको रोका जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये जो नीट का जो स्कैम है या जो करप्शन हुआ है, उसके पीछे एक तत्कालिक कारण हो सकता है जो आज न कल हमें पता चलेगा, लेकिन हमें बिगर कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है। और बिगर कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसको मैं कहता हूँ इंस्टीट्यूशनल फेलियोर्स, है ना। हमारे यहाँ जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं, वो धीरे धीरे उनके अंदर जो जंग लग रही है या वो खोखली हो रही है, उस फेल्योर के नतीजे में ये करप्शन जो है पॉप आउट होते हैं। ये डिफरेंट करप्शंस हमारे सामने आते हैं। और ये इंस्टीट्यूशनल फेल्योर क्यों होता है? इंस्टीट्यूशनल फेल्योर इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो हमारा पॉलिटिकल पावर है, हमारी जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, वो करप्ट हो जाती है। तो अगर आप इस चीज़ को एक हायरार्की में समझें या क्रोनोलॉजी में समझें, तो आप ये देखेंगे कि सबसे पहले जो चीज़ करप्ट होती है, ज़ाहिरी तौर पे जो हमें दिखता है, वो है कि हमारा पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट करप्ट हो जाता है। पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के करप्ट होने का क्या मतलब है?
उसका मतलब ये है कि पॉलिटिक्स कंट्री की सिर्फ इसलिए ड्राइव हो रही है, इस तरह से ड्राइव हो रही है कि उसमें सिलेक्टेड क्लासेस के इंटरेस्ट को ही ध्यान में रखा जाए। जैसे कुछ बिजनेसमैन हो गए, कुछ पॉलिटिशियन हो गए, कुछ ऐसे एक्टर्स हो गए जो कि डीप स्टेट को मेंटेन करते हैं, उनका इंटरेस्ट रखा जाए और बाकी लोगों को सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बताया जाए जिसकी वजह से एक डर और लालच का माहौल बने और लोग वोट करने आ जाएं। ये है करप्शन ऑफ पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट। अब जब ये पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट करप्ट हो जाती है तो फिर एक लालच और जो है हवस की एक आंधी चलती है, जिसके अंदर चूंकि कोई इंस्टीट्यूशन तो एक मशीन नहीं है, उसके अंदर लोग ही हैं। हर एक इंसान अपना फ़ायदा चाहता है। उसके उसके नतीजे में लोगों के अंदर जो करप्ट सेल्फ है, कोई भी इंसान 100% ईमानदार या 100% बेईमान नहीं होता है, लेकिन उसकी बेईमानी एम्पलीफाई हो जाती है। वो ये देखता है कि अगर मैं बेईमानी न करूं तो मैं फिर घाटे में हूं, और धीरे धीरे करके डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, वो सारे करप्ट होने लगते हैं। उसके बाद सही और गलत का जो फैसला है या सही और गलत की जो डेफिनीशन है वो ब्लर हो जाती है, धुंधली हो जाती है, और फिर लोग अपने फ़ायदे के लिए बहुत आसानी से करप्शन करते हैं। उन्हें पता है कि हमारा इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं है, हमारी पॉलिटिक्स ऐसी है कि अगर मैं एक बार वंदे मातरम, भारत माता की जय या एक ख़ास कलर और जो है एथिक्स को सपोर्ट कर दूं तो मैं बच जाऊंगा, तो फिर क्या नुकसान है अगर मेरा उसमें फ़ायदा हो रहा है। तो जब बहुत सारे एस्केप के रास्ते हैं तो करप्शन आसान हो जाता है, और एक आसानी के अलावा एक जो सही वर्ड है वो है प्रैक्टिकल हो जाता है। लोग बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं करप्शन करने के लिए। कैसे रोकेंगे इस करप्शन को? ये उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक कि आपकी जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है उसका फोकस पावर के बजाय पीपल ना हो जाए। मतलब सत्ता पे फोकस हटा के लोगों पे जब फोकस हो जाएगा, वेलफेयर स्टेट जब बन जाएगी कंट्री, तभी ये करप्शन हट सकता है, वरना ये करप्शन नहीं हटेगा। आपके सामने हर 5 साल पे एक ऑप्शन आता है, चॉइस आती है, उसको भी रिग कर दिया जाता है, उसको भी जो है हाईजैक कर लिया जाता है। वो भी करप्शन के नतीजे में ही होता है। एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस है, चिकन एंड एग प्रोसेस है। यहाँ पे जो चीज़ ब्रेक करेगी इन चीज़ों को, वो एक ऑर्गेनाइज्ड सोच है, जिसको अभी की जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है या वो कोई भी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जो कि ऑथोरेटिव रहना चाहती है, वो नहीं चाहेगी कि वो एक ऐसा कलेक्टिव माइंडसेट डेवलप हो सके। स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके अंदर अगर सही और गलत को लेकर स्टैंड लेने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, तो मेरे हिसाब से एजुकेशन का पर्पस ही फेल हो जाता है। कि ये चीज़ ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों को और सबको, जो कंट्री की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसको इस चीज़ पे एक्चुअली एग्री करा दिया गया है या कन्विंस करा दिया गया है कि जो पावर होती है ना, जो सत्ता होती है, उसकी आप इज्जत ही ना करें बल्कि उसकी आप पूजा करें, है ना। द पावर हैज़ नॉट ओनली टू बी रिस्पेक्टेड बट यू हैव टू वर्शिप द पावर। और जो डेमोक्रेसी का इथॉस है या उसकी जो आत्मा है, वो क्वेश्चन करने में है ना, रेजिस्टेंस में है। जब भी आप कोई चीज़ करप्ट देखते हैं या इनजस्टिस देखते हैं, तो वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। डेमोक्रेसी इज़ नाउ एज अ मेथड टू respect or worship certain classes of people, not to question the power. So that is the key problem. अगर ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है तभी हमारे ये इश्यूज बहरहाल सॉल्व होने की डायरेक्शन में जाएंगे, नहीं तो फिर ये इश्यूज ऐसे होते रहेंगे। बहरहाल जिन लोगों ने नीट में अच्छा स्कोर किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, मेरा मैसेज उनके लिए ये है कि broader horizon पे, in a very broader picture, you can't solve this problem very immediately. So it will require a generational change for these type of issues to not occur in future. But वो उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि हमारी political establishment के अंदर changes नहीं आते हैं। Thanks for watching the video. I hope
best of luck, best wishes for every student who participated in the exam, and I wish swift and quick justice, which is very difficult. Thank you.